बड़ी रायना, दिल्ली उपचुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। अब सवाल बड़ा ये कि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता का भरोसा 2 साल में ही क्यों उठ गया है? क्यों केजरीवाल को सिर आंखों पर बिठाने वाली दिल्ली ने आज उन्हें नकार दिया है? एक तरफ केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी डूब रही है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी विक्ट्री मार्च कर रही है। तो आखिर इस जीत का मतलब क्या है? क्या ये एमसीडी चुनाव का ट्रेलर है? क्या एमसीडी में बीजेपी बरकरार रख पाएगी अपनी सत्ता? क्या ईवीएम में गड़बड़ी जैसे मुद्दों से विपक्ष को मिलेगी संजीवनी? इसी मुद्दे पर बात करेंगे और यही आज के बिग स्टोरी बिग डिबेट। उससे पहले ये रिपोर्ट। अब तो बिना मांगे लोगों ने राय दे दी है, जमानत जब्त करा दी है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी छोड़नी चाहिए, कुर्सी रिजाइन देना चाहिए। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग अपने मन की सरकार चुन सकें। वहाँ पर जर्नैल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफ़ी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। आम आदमी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। ये लोग हमेशा निगेटिव बातें करेंगे। अब जा करके ये बैठ करके एक बार विचार करें कि इन्होंने जनता को कितना दुख दिया, जनता अब इनको दुख देगी और इनकी जमानत जब्त हो गई है। अभी भी आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? केजरीवाल का जुनून कि पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कायम करेगा। आज वहां आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, दिल्ली में आप क्यों हारी उपचुनाव? क्या केजरीवाल से हुआ दिल्ली का मोह भंग? क्या ये एमसीडी चुनाव का ट्रेलर था? क्या मोदी लहर का जादू अभी भी है बरकरार? तो शायद कह सकते हैं कि एमसीडी चुनाव का ट्रेलर है और आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहती है ये भी हम समझेंगे। तमाम पार्टियों के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं और हम आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ बीजेपी से स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट टीआर रामचंद्रन जी हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी सपोर्टर ब्रिजेंद्र मुदगिल जी हमारे साथ हैं, साथ ही बीएल गुप्ता जी एक्स इंजीनियर बीईएल ईवीएम एक्सपर्ट हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग स्टोरी बिग डिबेट में। उपचुनाव जो हुए और उसमें खासतौर पर अगर दिल्ली की बात करें, जिस तरीके से हमने देखा कि विधानसभा चुनावों में जिस गाजे बाजे के साथ अरविंद केजरीवाल आए थे, वो शायद जो एक फिज है वो कहीं गायब होता नजर आ रहा है और उसकी बानगी हमें देखने को जरूर मिली है। हो सकता है कि इससे आम आदमी पार्टी चेत जाए। इसलिए सबसे पहले ब्रिजेंद्र मुदगिल जी, 3 नंबर पर आपकी पार्टी, जमानत भी जब्त हो चुकी है, कहां देखते हैं अपनी पार्टी को आप आने वाले एमसीडी चुनाव में? देखिए, एक सिटिंग एमएलए को अगर हटाते हैं तो ये रिस्क तो रहता ही है, और ये रिस्क अगर पार्टी ने लिया और उसका नुकसान हुआ है तो ये तो सुबह से ही हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि जर्नैल सिंह को वहाँ से हटा के जो पंजाब में लड़ाना एक ठीक डिसीजन नहीं रहा और लोगों ने रिएक्ट किया है उस पर, सीधी बात है। नहीं तो आपने समीक्षा तो की होगी ना, आपने तो बोल दिया कि जर्नैल सिंह को हटाना लोगों की नाराजगी है, लेकिन क्या सिर्फ वही एक वजह है जिससे आम आदमी पार्टी पिछड़ गई यहाँ पर? और आपको लगता नहीं एक वेकअप कॉल है ये दिल्ली की जनता से? शायद अरविंद केजरीवाल उतर रहे हैं, जिस दिल्ली की जनता पर राज करके वो आए थे इस सूबे में, शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा है वो। नहीं, ये आपका कयास है, लेकिन राजौरी गार्डन का जो रिजल्ट है वो एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिजल्ट है। ये उपचुनाव था, आप उसको वहीं तक कन्फाइन कीजिए कि एमसीडी के मुद्दे अलग हैं, एमसीडी के मुद्दे अलग हैं। जो आप मोदी लहर एमसीडी तक ला रहे हैं तो इसका मतलब आप कॉरपोरेशन के इलाके में एक प्रधानमंत्री की इमेज के साथ लड़ना चाहते हैं। आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? वेयर इज द पार्टी? बीजेपी अपने आप में पार्टी है या ये यहाँ बीजेपी नाम की कोई चीज है, या मोदी मोदी आप करते रहेंगे हर जगह? तो आप भी तो केजरीवाल के नाम से लड़े थे ना, लेवल तक बेचेंगे? केजरीवाल जी के नाम से तो आप भी लड़े थे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी तो है दिल्ली के नुमाइंदे के तौर पर तो केजरीवाल जी भी लड़े थे, लेकिन पार्टी दिल्ली को छोड़कर वो कहाँ पहुंच गए ये भी सब जानते हैं। आपको लगता है आपने इसकी समीक्षा की कि लोग क्या चाहते हैं? देखिए, ये पार्टी हमने बनाई है, ये नहीं, ये लोगों ने बनाई है पार्टी। ये लोगों की खुद की एम्बिशंस थी, तब ये पार्टी खड़ी हुई, नहीं तो कोई कारण ही नहीं था कि आम आदमी पार्टी इतनी कम मतलब कम ड्यूरेशन में। समझाइए कि अब लोगों की बनी हुई जो पार्टी है क्या लोगों के दिल से उतर रही है?
देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को इस इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, इस असेसमेंट से गुजरना पड़ता है। वी आर ऑल्सो बीइंग देयर। देखते हैं आगे क्या है। लेकिन आप नहीं आप तो ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। देखिए, एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, 23 अप्रैल को है, कुछ दिनों के बाद इसका नतीजा भी आ जाएगा। अगर आप ऐसे बात करते हैं कि देखते हैं क्या होगा, तो ये तो अटकलबाजी हो गई। देखिए, भाजपा ने तो एमसीडी चुनाव जो है ये हार के लड़ लिया है। उन्होंने तो किसी अपने पुराने कैंडिडेट को रिपीट ही नहीं किया है। ये तो पहले से इस चुनाव को हार गए हैं। तो अब हमको तो अपनी काली परफॉर्मेंस को रिपीट करना है ना। बीजेपी ने तो हार से शुरुआत कर ली है अपनी। प्रेम शुक्ला जी, अब आपने ब्रजेंद्र जी को तो सुना, लेकिन वाकई बीजेपी जिस चुनावी रथ पर सवार है, जिस विनिंग स्ट्रीक को आगे बढ़ा रही है, वो बरकरार है। और मानते हैं कि ये जो मोदी फैक्टर जो शुरू हुआ था लोकसभा चुनावों से, जो जीत शुरू हुई थी 2014 से, उसी का नतीजा ये है कि उपचुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, आदरणीय अमित शाह जी के सांगठनिक कौशल और हमारे मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में जो पार्टी कैडर का जो परिश्रम है, उसका प्रतिफल है कि जिसको 67 आउट ऑफ 70 सीट 2 साल पहले दिल्ली में मिला, जिन्होंने इस बात का श्रेय लिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अश्वमेध के रथ के घोड़े को लगाम लगा लिया है। आज ऐसा लग रहा है कि वो आसमान में उड़ने वाला व्यक्ति, उसके पैर के नीचे की जमीन चली गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने निकले थे, पंजाब में कितने जगहों पर डिपॉजिट जब्त हुई पता ही है, गोवा में एक आध जगह ही बच गई डिपॉजिट, और अब जो है दिल्ली में भी डिपॉजिट जाने लगी। इस हार के बावजूद भी अगर किसी के पास तर्क और तकरार है तो उसको तर्क और तकरार मुबारक है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वो जो है केंद्र की सरकार से लेके वो स्थानीय निकाय के जो ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, जिला परिषद हो, महानगर पालिका हो, पूरे देश में उड़ीसा जैसी जगह पे स्थानीय निकाय के चुनाव में सफलता मिली। और आज दिल्ली में जो भ्रम लोगों ने पाला था कि कोई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाले अश्वमेध रथ की लगाम खींच लेगा, आज उसकी दशा है कि वो बेलगाम है उसके लोग और छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। जी, लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी, शायद इन सबके बीच आपकी पार्टी तो खुश हो रही होगी, अच्छी खबर है कि दूसरे नंबर पर आई है। जिस हिसाब से विधानसभा चुनावों में पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल है। इसमें निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आज आए हैं, ये पार्टी के खिलाफ में रेफरेंडम है। और पिछले काफ़ी समय से जो लगातार घटना घट रही हैं चुनाव की, गोवा हुआ, पंजाब हुआ, उसके बाद में जिस ढंग से बात हो रही है, तो लगातार आप पार्टी का ग्राफ जो है वो वास्तव में ये पार्टी तो कभी थी नहीं, तो एक मजाक की तरह से था जो लोगों ने समझ लिया और उस मजाक को अब लोग ख़त्म करना चाहते हैं। और हम इसलिए उत्साहित हैं कि पिछले 3 चुनाव जो दिल्ली के हम देखते हैं, सबसे पहले तो 13 कॉरपोरेशन सीट्स का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसमें 6 सीटें कांग्रेस को मिली थी। उसके बाद पंजाब में हम लोग अच्छी तरह से जीते, 2 राज्यों के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। आज भी जो विधानसभा के 10 चुनाव हुए हैं उसमें 3 सीट हमारे पास है। तो मैं कुल कह सकता हूं कि कांग्रेस पूरी मजबूती से वापसी की ओर है। और दिल्ली के अंदर जहां 9% वोट हमको मिला था 2015 में, वहां हम लोगों को 27% वोट मिला उपचुनाव में, और 36% वोट हमारा बढ़कर हुआ है अब ये जो राजौरी गार्डन के चुनाव हुए। और इसी समय में हम देख सकते हैं कि आप पार्टी का जो ग्राफ है वो इतना गिरा कि 13% पे आकर रुके, जो 67 सीट दिल्ली में लेकर आए थे 2015 में, आज 13% पर आकर रुके हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले एमसीडी चुनाव के अंदर हमारा जो ट्रेंड है, हम उससे बड़े उत्साहित हैं। हमारा ट्रेंड जो है आगे बढ़ने वाला है, ये 36% पर गाड़ी नहीं रुकेगी। तो कांग्रेस तो जीतने का दम भर रही है, लेकिन ब्रजेंद्र मुदगिल जी ये तो कह रहे हैं कि ये तो पार्टी एक मजाक ही थी और जिस मजाक को हम खत्म करना चाहते हैं। नहीं, मजाक तो भाजपा ने तो कांग्रेस विहीन भारत की बात की है ना। तो कांग्रेस तो अब सर्वाइवल की लड़ाई पे है। ये तो नंबर 2 पे भी आ जाए तो भी खुश रहेंगे, नंबर 3 पे आ जाए तो और खुश हो जाएंगे। नंबर 3 पे तो खुश नहीं होंगे, नंबर 1 पे आने पे खुश होंगे। नहीं, खुश तो आप नंबर 2 पे भी आज बहुत खुश हैं। नहीं, बहुत खुश है हम, इसमें कह दो रहा है। वोट परसेंटेज हमारा 36% हुआ है, जहां हमारा वोट परसेंटेज 9% था, अगर उसका 36% हो जाए। और पंजाब के बारे में देखिए, अकाली दल आज वो नहीं है, लीड ऑपोजिशन की जो बेंच है वो हमारे पास है।
तो नहीं, तो दिल्ली की बात कीजिए ना। दिल्ली की बोलिए। आप केजरीवाल जी दिल्ली में रहते ही कब हैं? बिजली और पानी में रियायत देने के अलावा उन्होंने क्या किया, ये गिना दीजिए। देखिए, अभी एमसीडी का जो चुनाव आ रहा है, अगर आप एमसीडी पे रहें तो उस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाजपा का जो परफॉर्मेंस रहा है एमसीडी में, पिछले साल भी हम मेरे ख्याल इसी डिबेट में यहाँ बैठे थे जब डेंगू से हज़ारों लोग मरे थे, और यहाँ सफाई का जो हाल है, जगह जगह कूड़े के ढेर बना दिए इन्होंने। तो और कितनी बार एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो कपड़े खोल खोल के हड़ताल पे गए हैं। ये सारा आपने इसका विरोध भी किया है, आपने तमाम दिक्कतें भी गिना दी हैं। अब आपके पास मौका है तो आप क्या करेंगे? दिक्कत हमारे साथ, एमसीडी चुनावों की बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें दिक्कत हमारे साथ ये आ रही है कि दिल्ली सरकार की परफॉर्मेंस और एमसीडी की परफॉर्मेंस को लोग जोड़ के देखना शुरू कर रहे हैं। हम ये जनता को आज ये बताते बताते थक रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार के एरिया में नहीं आता, वो सफाई के लिए हमको जिम्मेदार ठहराने लगे, वो डेंगू के लिए हमको जिम्मेदार ठहराने लगे। अब तो आपके पास हमारे मौका है ना? साथ दिक्कत ये आ रही है कि हम दिल्ली सरकार के काम को और एमसीडी के काम को बाइफरकेट करके बताना चाहते हैं लोगों को, इसी तरह से हम एजुकेट करना चाहते हैं। हमको तो भाजपा की नॉन परफॉर्मेंस हमारे सिर पर पड़ रही है और इसका घाटा शायद हमको हो सकता है। प्रेम शुक्ला जी नहीं, दरअसल ऐसा है कि जनता ने के धन की सफाई करने पे जुटे हुए हैं। 16,000 रुपए की प्लेट थाली खाने वाले मुख्यमंत्री जी, तमाम जो है तो दिल्ली का संसाधन है। अरे आपने भी तो एक बंदर पकड़ने के लिए 59,000 रुपए खर्च किए हैं प्रेम जी, कि इनके लोग एक बंदर को पकड़ने के लिए 59,000 रुपए एमसीडी ने खर्च किया है। पकड़े गए तो इतने नंबर थोड़ा पकड़ा गया। रखिए 1 करोड़ कुछ रुपया केजरीवाल पकड़ने के लिए खर्च किए हैं। किसी अन्य प्राणी का काम परफॉर्मेंस थी तो आपको सब कैंडिडेट्स को बदलना क्यों पड़ा? हमने बहुत नहीं, आपको जब हम जो है किसी अच्छे काम करने वाले को भी तो सजा दी जाती है। स्वायत्त निकाय के चुनाव में नए लोग होंगे, विधानसभा में अनुभवी होंगे, लोकसभा में और अनुभवी होंगे, अगली बार पार्लियामेंट में सबको बदल देंगे। तब तो भी आप जो है उत्तर प्रदेश में हमसे पूछ रहे थे कि आपने चेहरा नहीं दिया। नहीं, सुन लीजिए, आपने उत्तर प्रदेश से पूछ रहे थे, चेहरा नहीं दिया। आप चेहरा राहुल गांधी को लेके 7 सीट पे पिट गया चेहरा, और हमारा चेहरा ऐसे चमका है कि आपका चेहरा अस्त हो गया। जब प्रधानमंत्री का अपने लेवल पे यहाँ आके खड़ा कर दिया है कि एमसीडी के इलेक्शन में भी आपको प्रधानमंत्री की इमेज चाहिए, तो आपका तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, आपकी पार्टी में तो कोई दम ही नहीं है कहीं। उसके जो है समाज सेवा, उस पर जो जनता का विश्वास है, अब केजरीवाल का दम तो जनता दिखा रही है। मोदी जी के अलावा किसी पे विश्वास नहीं है जनता का कि कैसे दमदार बेदम हो गए और अब कोई दम बचा नहीं, दमे के मरीज हो गए, राजनीतिक दमे के मरीज हो गए, सिर्फ खांसने के अलावा कुछ शेष नहीं बचा। और अब जो है उनकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, जो कल तक आपके साथ कविता ही कर रहे थे। कभी अन्ना हजारे चले गए, उनको लगा केजरीवाल जो है ये पूरी तरह से कंजड़ व्यक्ति है। कंजड़ मतलब गाली नहीं है, कृपया समझिएगा। कंजड़ एक हमारे हिंदी में बहुप्रयुक्त शब्द है। और केजरीवाल जी की स्थिति को देखकर प्रशांत भूषण चले गए, केजरीवाल के साथ योगेंद्र यादव चले गए। कुमार विश्वास का ट्वीट ये विश्वास दिला रहा है कि अब अगली भी जो आपके यहां से लोग निकलने की तैयारी में है, वो खेप भी तैयार है। मतदाता भी निकल के चले गए हैं, जमानत भी जब्त हो गई है, फिर भी ताल ठोकिए, ईवीएम को दोष दीजिए, व्यवस्था को दोष दीजिए, लेकिन जनता जानती है कि केजरीवाल जी की झाड़ू। शुक्ला जी, बेटर ये होगा आप एमसीडी में आपने पिछले 15 साल में क्या काम किया वो गिना दो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी दूसरों को दोष देना छोड़ दीजिए आप। दूसरों को कोई बंदर कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है, छोड़िए आप। वो कभी बैंगलोर कभी रिस्पॉन्सिबल होकर डिबेट कीजिए। आप अपने जरा यहाँ पर थोड़ी हकीकत बयां कर देते हैं। जी प्रेम शुक्ला जी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मूलभूत सुविधाओं की बात करें, हरिशंकर गुप्ता जी आपसे समझना चाहेंगे, आप तो पुराने नेता है दिल्ली के। अब यहाँ पर बताइए कि दिल्ली की सड़कों का अभी क्या हाल है। अगर अभी हम नोएडा अपने ऑफिस से निकलकर साउथ दिल्ली की तरफ भी जाए, साउथ एक्स आता है, बहुत बड़े बड़े इलाके आते हैं, लाजपत नगर आता है, सड़कों का हाल देखा है आपने वहां पर? दुर्भाग्य ये है स्वाति जी कि 2 साल के अंदर जिस कदर आपस में लड़ाई नहीं, ये किसके अंडर आता है? दिल्ली तो जी सड़कें 2 तरह से हैं, एमसीडी की सड़कें भी हैं, पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंडर में है, उनकी सड़कें भी हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपस में लड़ाई झगड़े के कारण से इन दोनों का जो रुझान है, इन दोनों का जो फोकस था, जो डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए था, वहाँ से बिल्कुल हट गया। और इसी कारण से आप जो बात करें बिल्कुल सही है कि सड़कों की, जिन सड़कों को बनाया कांग्रेस ने था,
जिन सड़कों को आगे बढ़ाया, सड़क का जाल दिल्ली में बिछाया, वो सड़कें नहीं बनने की तो बहुत दूर की बात है, उनको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे ये लोग। ब्रजेंद्र जी, लगता है कि हम राजधानी में रहते हैं, वर्ल्ड क्लास सड़कें देने का वादा जो किया गया था, लगता है राजधानी में रहते हैं। इनको लड़ाई झगड़े से फुर्सत मिले तो काम होगा ना जी। सड़कों का हाल आपने खुद देखा है, निरीक्षण किया कभी कि राजधानी की सड़कें कैसी खस्ता हालत में है? नहीं, भाजपा को लगता ही है ना कि राजधानी में रह रहे हैं, बाकी किसी को लगे या ना लगे। नहीं, आप बताइए ना सड़कों का हाल। आप जाइए यहाँ से एयरपोर्ट। तो देखिए, मल्टीपल एजेंसीज है ना, सीपीडब्ल्यूडी का भी काम है, यहाँ पीडब्ल्यूडी का भी काम है, एमसीडी का भी है। अब अगर आप इस बात का आकलन करने लगेंगे, आप कभी आकलन करके देख लीजिएगा कि दिल्ली सरकार के अंदर जो सड़कें हैं उनका क्या हाल है और एमसीडी की तरफ क्या हाल है। हाल बता दें। नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें और सीपीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं वो बेटर हालत में है, क्योंकि बहुत पुरानी, अभी 3-4 साल पहले जो बनी थी वो, जब कांग्रेस का शासन यहाँ पर था। लेकिन एमसीडी की सड़कें, जो गलियां हैं, जो छोटी गलियां हैं, 60 फुट से छोटी सड़कें जो हैं वो सब एमसीडी के पास आती हैं। 60 फुट और 60 फुट से बड़ी सड़कें जो हैं वो पीडब्ल्यूडी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनाने में बहुत काम किया, बड़ा पैसा इसमें लगाया गया था। ठीक है, आपने अपनी पीठ थपथपा दी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम तो हर पुरजोर कोशिश कर। ठीक, जी प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर हम टी रामचंद्रन जी के पास जाएंगे। जी आपके पास है प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा रुक जाइए, आपके पास फिर से आते हैं। रामचंद्रन जी सीनियर जर्नलिस्ट है, काफी अरसे से दिल्ली को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, कवर भी आपने किया हुआ है दिल्ली को। ये जो बायपोल के अभी रिजल्ट नतीजे आए हैं, हो सकता है कि एक एग्जाम्पल्स के तौर पर हम आगे आने वाले टाइम में देखें इसका असर क्या हो सकता है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वाकई ये आने वाले एमसीडी चुनाव की एक तस्वीर है, आगे आने वाले समय में बदलाव हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हम समझें किस तरीके से बीजेपी अब फंक्शन कर रही है। उनमें एक इंडिस्प्यूटेबल लीडर उभर के आया है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप इलेक्शंस हिंदुस्तान पे कहीं भी करवा लीजिए, मेन फोकस नरेंद्र मोदी जी पे रहता है, क्योंकि वो ही पूरे बीजेपी के मेन लीडर हैं जो कैंपेनिंग में जाते हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए और उन्होंने काफ़ी सबक सीखी है, और वो बिहार से शुरू होता है, दिल्ली से शुरू होता है, बिहार में भी हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करके जो उन्होंने जीत हासिल की है यूपी में, वो मेरे ख्याल में इनकम्पेरेबल है। 2014 में 73 सीट उनको 80 में से यूपी में मिला लोकसभा के लिए। इस वक्त अगर 403 सीटों में से उनको 224 या 324 या 327 मिल जाए, तो मेरे ख्याल में ये मोर और लेस कंपेयर करता है विथ ईच अदर। सो ये फ्लैश इन द पैन तो ज़रूरी नहीं है। दिल्ली मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी अहमियत रखती है, पर जब इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी ने जिस मेजॉरिटी से उसको जीता, मेरे ख्याल में दिल्ली के लोगों चाह रहे थे कि एक अपॉर्चुनिटी आम आदमी पार्टी को दी जाए, बिकॉज उन्होंने वायदे जो किए वो बड़े सेंसिबल थे। ये बात अलग है कि वो कोई भी वायदे इम्प्लीमेंट ठीक से कर नहीं पाए। मेरे ख्याल में पहला झटका उनको इस इलेक्शन में रजौरी गार्डन से मिला है कि आप अपने आप को संभालिए, नहीं तो यही हाल आपकी होगी और पता नहीं आप 5 साल के बाद क्या आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक वेकअप कॉल है। अगर आप इससे संभलते नहीं हैं तो मेरे ख्याल में अगर मोदी जी उसी तरीके के कैंपेनिंग में उतर आए दिल्ली में भी, तो मेरे ख्याल में वो भी खासकर एमसीडी इलेक्शंस में, जहां कोई किसी प्रधानमंत्री इससे पहले आके कैंपेनिंग इतनी जोर शोर से नहीं की होगी, अगर वहां पर वो उतरे और उनको वोट मिलता है। लेकिन जी रामचंद्र, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहा है, लेकिन परेशानी यही पर है कि केजरीवाल जी है दिल्ली के नेता, मुख्यमंत्री है यहाँ के। दिल्ली के लोगों की समस्या के बजाय सर्जिकल स्ट्राइक पर उनका बयान, प्रधानमंत्री पे बार बार वार होना, गुजरात पे कोई उन्होंने यहाँ पर बयान दे दिया है, दिल्ली के लोगों की तो सुध ही नहीं लेना। आई थिंक आपकी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर है कि वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, कैंपेन करना चाहते हैं, जितनी बड़ी पार्टी अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई सक्सेस नहीं मिली बट फेलियर्स मिली है। अब मेरे हिसाब से जिस तरीके से वो दिल्ली चला रहे हैं और एक 2.5-3 साल उनकी अभी बाकी है, अगर आप इसको देख लें तो मेरे ख्याल में अब गुजरात में उनका कंपटीशन रहेगा। अब जो हो रहा है और जिस तरीके से पंजाब में वो हारे हैं, बल्कि 8 महीने पहले पंजाब में इंफॉर्मेशन ये था
कि आम आदमी पार्टी आज चुनाव हो जाए तो 90 सीट या 80 सीट लेके आएंगे, पर वो सब तो बिल्कुल ही हो गया खत्म जब एक्चुअली इलेक्शंस हुए। तो आखिरकार मेरे ख्याल में ये सबक है उनको सीखने के लिए। पर अगर वो अपने आप को सिर्फ एक वन पार्टी लीडर बन के चलेंगे, वन लीडर फॉर अ पार्टी, तो मेरे ख्याल में उनका डिटीरियरेशन होना शुरू हो गया। अगर वो संभलते नहीं है तो उनको मुसीबतें फेस करनी पड़ेगी। विजेंद्र जी क्या कहेंगे आप इस पे? स्वाति जी, मैं एमसीडी के सिलेक्शन के संदर्भ में एक एग्जाम्पल तो सेट कीजिए, उसके बाद तभी जाकर तो आगे तस्वीर बदलेगी ना, तभी बाकी लोग आपको मानेंगे। पहले ठीक है, दिल्ली की जनता के लिए तो एग्जाम्पल सेट कीजिए। मैं दिल्ली के अभी जो इलेक्शन है उसमें मेजर प्रॉब्लम यही आ रही है कि एमसीडी का जो भी काम रहा है, लोग हमारे पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, क्योंकि ये सेग्रीगेट करना दिल्ली में परेशानी ये भी है ना कि किया दिल्ली क्या? में एक प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल जैसे जब केजरीवाल सरकार आई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे, आम आदमी की सरकार आ गई है, बहुत बम्पर वोट से भी आए, लोगों ने भरोसा भी दिया, लेकिन अब लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। केजरीवाल जी दिल्ली में रहते भी हैं कि नहीं रहते? दिल्ली में नहीं, दिल्ली में तो डिप्टी सीएम भी हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं। बात यहाँ सिर्फ ये आ रही है कि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसीज हैं, कहीं एनडीएमसी है, कहीं एमसीडी है और कहीं एक की तरफ दिल्ली सरकार है। लोग मेजर लेवल पे ही डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये काम किसको करना है और किसके लिए कौन जिम्मेवार अंडर आता है, उसमें तो काम करके दिखाइए नहीं ना। उसमें देखिए 2 सेक्टर में आपको गिना देता हूँ कि हेल्थ सेक्टर को हमने बहुत इंप्रूव किया और सेकेंडली एजुकेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत थी पहले और आज उनकी क्या हालत है, आप कोई इंडिपेंडेंट सर्वे करा के देख लीजिए। और कितने यूनिवर्सिटीज खोलने की बात की थी आपने? देखिए यूनिवर्सिटी खोलने में दिक्कत ये आती है कि जो लैंड अलॉटमेंट जो अथॉरिटी है, लैंड अलॉटमेंट अथॉरिटी डीडीए के पास है दिल्ली में। प्रॉपर तो एनालिसिस किया होगा उस समय, अब आप दिक्कतें गिना रहे हैं। देखिए ये देखिए बात ये है, आगे कुछ नहीं सोचते। देखिए दिल्ली की सरकार, देखिए वादे तो ठीक है, वी हैव एन इंटेंशन, लेकिन लैंड अलॉटमेंट तो डीडीए के अंडर में है ना, तो डीडीए ने लैंड प्रोवाइड किया। यूनिवर्सिटी छोड़िए, वाईफाई फ्री देने की बात की थी, वाईफाई फ्री दिया नहीं? वाईफाई में अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। देखिए यूनिवर्सिटीज में दिक्कत है, वाईफाई में टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन आप देखिए हवा पे तो यूनिवर्सिटी बनेगी नहीं है ना, इसके लिए जमीन तो चाहिए ना। जमीन के लिए डीडी को कितनी बार अप्रोच किया गया है। पूरी दिल्ली की सड़कों में सीसीटीवी कैमरे से सर्वेलेंस की बात की गई थी, ये हुआ? देखिए वही आ रहा हूँ ना मैं आपको कि जो एनडीएमसी एरिया है उसके अंदर हम कोई कवरेज नहीं दे सकते। वहाँ पे जो दिल्ली का जो इलाका है उसके अंदर ये सीसीटीवी नहीं लगवाया, यूनिवर्सिटी कह रहे हैं ठीक है दिक्कत आ रही है, वाईफाई में परेशानी है, लेकिन हास्टिंग ऑपरेशन करने के लिए एक टीम जरूर बना दी है। एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को हर पावा भैया, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हाई कोर्ट भी कह चुका है कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस दिल्ली में क्या पावर्स हैं और दिल्ली जो चुनी हुई सरकार है उसकी क्या पावर है। अगर हर फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अप्रूव करनी है तो करोड़ों रुपए खर्च करा के सरकार बनाने की जरूरत क्या थी? नहीं, पहले जो आपके चुनावी मैनिफेस्टो में वादे थे वो पूरे किए कि नहीं किए? लेफ्टिनेंट गवर्नर जी तो अपना काम करेंगे। वी आर इन द प्रोसेस, सारी इन सब दो साल हो गए किया गया है सर, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए हैं। देखिए 2 साल में जो बेसिक था, पहले एजुकेशन का जो मसला था यहाँ पे दिल्ली में, जो सरकारी स्कूलों की हालत थी और जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स यहाँ मनमानी किया करते थे, उन दोनों चीजों को तो इफेक्टिवली हमने रोका है। विजेंद्र जी, दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन काम करने की शक्ति होनी चाहिए। नहीं, शक्ति की या इच्छा की कोई कमी नहीं है। नहीं, जब उनको लगता है कि हर चीज माफ करने से वोट मिल जाएगा तो काम करने की जरूरत क्या है? नहीं, आप खैर कांग्रेस माफ करने से वोट मिल जाएगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जरूर टी.आर. रामचंद्रन जी ने भी कही थी कि हाँ डेफिनेटली एक मोदी इम्पैक्ट तो देखने को मिलता है, लेकिन आजकल लगता है विपक्षी जो पार्टियां हैं वो मानती है कि मोदी इम्पैक्ट नहीं है, दरअसल ये ईवीएम में गलती का फायदा ही है जो कि बीजेपी पार्टी को मिल रहा है। तो बीएल गुप्ता जी, ये जो गड़बड़ी का आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही है वो कितना हद तक सही है? देखिए, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, ये इजादी इसलिए हुई थी कि जो गड़बड़ियाँ हैं वो दूर हो सकें। पहले बैलेट पेपर से जो पोलिंग हुआ करती थी उसमें क्या होता था, बॉक्स छीने जा रहे हैं, सब झपट्टे मार के लोगों को बैठा दिया गया एक तरफ और अपना ठप्पे लगाए और वोट गिन गए, तो उस वजह से ईजाद किया गया। और जहाँ तक आरोपों की बात है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे देश के अंदर राजनीति इतनी गंदी है आज की, कहते हुए मुझे शर्म आती है कि ये मेरा देश है। इस देश के अंदर लोग अपने देश से प्रेम नहीं करते, अपनी वोटों की गिनती से वोट करते हैं कि किस तरह से हमें वोट हासिल हो। अगर हार गए
तो वो ईवीएम खराब बता दी, जीत गए तो ईवीएम बहुत सही है। इस तरह का माहौल जो बन रहा है। राष्ट्रपति जी के पास शिकायत लेकर पहुंच गए कि ईवीएम में गड़बड़ी का जी विश्लेषण कीजिए। जी, मैं देख रहा था समाचार में, क्योंकि मैं तो राजनीति में हूँ नहीं, मैं तो एक सिंपल सा नौकरी करने वाला आदमी, और अभी 20 साल से ईवीएम का काम कर रहा हूँ। आज भी रिटायरमेंट के बाद भी कभी कंपनी मुझे बुला के इधर उधर इलेक्शन पे भेजती है, जाना पड़ता है। तो जो मैं देखता हूँ, ये जो प्रक्रिया है वास्तव में इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है कि इसके अंदर किसी तरह की गड़बड़ी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पहली बात, प्रक्रिया, अगर मुझे टाइम दे तो मैं आपको प्रक्रिया पूरी समझा देता हूँ कि जिस समय मशीन है, अब आज इलेक्शन हो गया आपका, ठीक है, ये मशीनें आपकी स्टोरेज हो जाएंगी। स्टोर जो होती हैं वो फोर्स की कस्टडी में रहती हैं। जब रिजल्ट निकलता है, उसके बाद रिजल्ट निकलने के बाद भी 3 महीने तक उनको रखा जाता है कि किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन किसी मशीन पर ना लग जाए। चुनाव आयोग ने भी रूल्स बना रखे हैं, उसके हिसाब से ही चला जाता है। तो आज की तारीख में जब ये मशीनें हमारे पास आती हैं इलेक्शन के लिए कि अगला इलेक्शन आ रहा है, इसके लिए तैयारी करनी है, चुनाव आयोग से ऑर्डर आए, कंपनी ने बोला भाई इंजीनियर्स को कि आप लोग फला जाइए। ठीक है। तो आज की तारीख में ऐसा हो सकता है कि एक किसी पार्टी को अगर बटन दबाना हो, वो जाएगा एक ही पार्टी पे जाएगा, किसी भी पार्टी पे बटन दबा दी, जो कि विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही हैं। संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। इसकी मैं प्रक्रिया समझा रहा हूँ आपको कि पहले मशीनों को हमारी, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे थे उन्होंने भी इंजीनियरिंग की IIT से, वो तो चैलेंज कर रहे हैं। अरे मैडम, अब पता नहीं केजरीवाल जी ने कौन सी इंजीनियरिंग की है, मैं नहीं जानता। मैं इतना जरूर समझता हूँ कि उन्होंने इंजीनियरिंग अपनी राजनीति की जरूर कर ली है। ब्रजेंद्र जी शायद अच्छे से बता पाए कि केजरीवाल जी तो चुनौती देते हैं, खुलेआम चुनौती देते हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई है और मैं साबित करके दिखाऊंगा। और आज तो जो है चुनाव आयोग ने भी उनकी चुनौती स्वीकार की है। आप उन्होंने पूरा सिक्योरिटी फीचर समझा दिया यहाँ पर नेशनल टीवी पे, मतलब ये एक प्रोसेस, प्रक्रिया समझाई है कि आखिरकार कैसे होता है पूरा काम। उसके बावजूद इस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। स्वाति जी, आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी तो नहीं है ना, 16 दल मिलकर गए हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, और अब तो ये चलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, एडमिट भी कर लिया उन्होंने नोटिस भी दे दिया है। तो हाँ, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर एडमिशन दिया है केस को, तो कुछ क्रेडिबिलिटी होगी उस पर। तो मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ये एक इंडिविजुअल मामला है। और प्रेम शुक्ला जी, 16 पार्टियां मिलकर राष्ट्रपति जी के पास जाती है कहने के लिए कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई है, जो कि जीत मिल रही है बीजेपी को, दरअसल वो उनकी जीत नहीं है, वो ईवीएम मशीन की गड़बड़ी का नतीजा है। देखिए, मामला वो चुनौती दे रहे हैं हमारे संविधान के एक स्तंभ, संवैधानिक जो है, जिसको गरिमा है, निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे रहा है। निर्वाचन आयोग जो कह रहा है कि वो कहीं सिद्ध कर देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सिद्ध कर देगा। और जो ये 13 लोग जो राष्ट्रपति के पास गए हैं, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जगह तय होगी वहां जाके देख लें। और यदि इलेक्शन कमीशन की किसी भी प्रक्रिया में कोई दोष है तो उसको सुधार करने का दायित्व तो इलेक्शन कमीशन के पास है। सरकार उसमें समन्वय और सहयोग की भूमिका कर सकती है, लेकिन हारने के बाद आरोप, जीतने के बाद जो है 67 पे 70 में से 67 आ गई, तो ये तो चमत्कार था। अब जमानत जब्त हो गई, नहीं साहब ये तो छलात्कार हो गया। तो ये जो मानसिकता है, और मैं इंजीनियर हूं तो सर्वज्ञानी हूं, तो सर्वज्ञानी तो केजरीवाल जी है ही। भाई अमेठी में लोकपाल का जब समय चल रहा था और उसके बाद आप पार्टी जब आई, तो इन्होंने एक सर्वे कराया प्राइवेट, 80% लोगों ने कहा आप जीत जाएगी। वहां कुमार विश्वास गए चुनाव लड़ने, जमानत जब्त हो गई। तो भाई प्राइवेट सर्वे करके किसी को सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। ईवीएम एक पारदर्शी प्रणाली है, निर्वाचन आयोग एक जिम्मेदार संस्थान है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में हर शिकायत, केजरीवाल जी तो अंदेशा यही जता रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि सारे ईवीएम में वो राजस्थान से आ रहे हो गया। ये अभी तक निष्कर्ष निकालने का अधिकार, संवैधानिक प्रावधान केजरीवाल जी की कृपा से नहीं हो पाया है। हरिशंकर जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, केजरीवाल हो या कोई भी हो, जो आरोप लगा रहे हैं मशीनों के ऊपर, ऐसा क्यों होता है कि उसी मशीन में 10, 15, 20 वोट किसी दूसरी पार्टी के आ रहे हैं, 10, 15, 20 वोट किसी दूसरी पार्टी के, 500 वोट किसी के आ रहे हैं? ऐसा क्यों हो जाता है? वो 10, 15 भी उसी में जाने चाहिए। अगर ऐसा संभव होता कि किसी भी बटन को दबाने से एक तरफ वोट जा रहा है, तो सारे वोट एक ही जगह जाने चाहिए। हरिशंकर जी, आपको भी डर लग रहा है ईवीएम से? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा है
पार्टी के नाते से कि ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ी है। हम निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर कोई संदेह करना नहीं चाहते, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर भी विभिन्न लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इस बात के ऊपर उंगली उठाई जरूर है, और ये कहा गया कि अगर कोई शिकायत ऐसी मिलती है तो उसकी जांच करवा लेते हैं। उसकी जांच तो मोइली जी को तो समन आपने इस बात पे कर दिया कि उसके फेवर में बोले थे वो। मैं वो तो कहने जा रहा हूँ ना आपको कि व्यक्तिगत रूप से अगर कुछ लोगों ने अपने बयान दिए हैं इस मामले के अंदर और ये कहा है वो उनका व्यक्तिगत बयान हो गया, और जो तमाम पार्टियों के नुमाइंदे गए हैं राष्ट्रपति जी के पास वो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, वो पार्टी की तरफ से नहीं। तो उसमें स्वाति जी सिर्फ कहने की बात ये है कि अगर कहीं इस पे शक पैदा हुआ है उसको जांच करा देना चाहिए। जांच कराने में क्या बुराई है उसके अंदर? देखिए इलेक्शन 10 सेकंड वीरप्पा मोइली वाले मुद्दे। शुक्ला जी आपके पास आ रहे हैं, शुक्ला जी आपके पास 1 मिनट आ रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज दोहराना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात बिल्कुल कर दी है कि 2009 में ऐसी शिकायतें आई थी तो उन्होंने ईवीएम्स को लोगों के सामने रख दिया। आप किसी को भी लाइए, इसको एग्जामिन करिए, हमें प्रूव करिए कि ये ऐसे इस पे किया जा सकता है। वो बिल्कुल सही नहीं निकला, और इलेक्शन कमीशन ने फिर दावा किया है कि इतनी शिकायतें हैं तो हम फिर आपके सामने रख देते हैं। आप पॉलिटिशियंस को लाइए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लाइए, साइंटिस्ट को लाइए, और हमारे सामने इसको प्रूव कर दीजिए कि ये इसमें ऐसे गड़बड़ी हो सकते हैं, तो फिर हम सोचेंगे कि शुक्ला जी विपक्ष के डर का नतीजा है कि ईवीएम के पीछे पड़ गए, अब ईवीएम की राजनीति खेली जा रही है। स्वाति जी 1 मिनट आपके पास आ रहे हैं ब्रिजेंद्र जी, 1 मिनट। प्रेम शुक्ला जी नहीं, ईवीएम की राजनीति वो पता नहीं क्या क्या राजनीति अभी करेंगे। पराजित व्यक्ति जो है किस गर्त तक जाएगा ये उसकी अपनी स्वयं के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। संकट ये है कि ईवीएम के संदर्भ में वीरप्पा मोइली जो कानून मंत्री थे, और कानून मंत्रालय निर्वाचन आयोग का समन्वय मंत्रालय है, चूंकि पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, उनका बयान आया, उनसे उसका स्पष्टीकरण न मांगकर उनको नोटिस दे दी जाती है। ये सिद्ध होता है कि आप सत्य सुनना नहीं चाहते। जिनको ईवीएम मशीन की प्रणाली के बारे में कोई ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति जब कैबिनेट में खड़े रहकर वो कैबिनेट जिस बिल को पास करती है वो फाड़कर फेंक देता रहा हो, जिसको संवैधानिक व्यवस्था का इतना मजाक उड़ाने की आदत हो, वो ये बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। और जो सत्य बोलेगा उसको कांग्रेस से बेदखल कर दिया जाएगा। प्रेम शुक्ला जी क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी ने एक कानून मंत्रालय द्वारा प्रेस और कैबिनेट द्वारा पारित बिल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाके फाड़ दिया था। संवैधानिक व्यवस्था का इससे बड़ा मजाक आज तक 1950 से 2016 तक नहीं उड़ा है, 17 तक। कितना मजाक आप लोग उड़ाते हैं, ये हमें मत समझाइए। राष्ट्रपति के लिए अप्रूवल को जाए, एक बच्चा खड़ा हो, फाड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंक दे, और उसके बाद वो बिल वापस हो जाए, ये इस देश में हुआ है। और अब संवैधानिक सुबह शाम संविधान के धज्जियां उड़ाते हैं आप लोग, जो थी सुप्रीम शाम संविधान के धज्जियां उड़ाते हैं आप लोग। सीबीसी आपके जो है भ्रष्ट हैं। तो ये आपने संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपने नवीन चावला को सीईसी बनाया था, कब? पूरे विपक्ष ने लिख के दिया था कि इनके निर्वाचन आयुक्त बनने पर हमको संदेह, कारण आपातकाल के समय संजय गांधी के साथ जिन्होंने देश में अत्याचार किए तो अधिकारी थे, उनको आपने सीईसी बनाया। तब भी हम लोगों ने इस देश की लोकतंत्र की परंपरा में पूरा दृढ़ विश्वास रखा और माना। और आप जो है निष्पक्ष जो चुनौती दे रहा है, आइए सिद्ध कर लेते हैं, फिर भी शिकायत। तो ये जो आपका स्यापा है वो जो है आपको राजनीति के जो विश्वसनीयता है उसके ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आज के मुद्दे पे वापस आते हैं। जो हकीकत अभी ये है कि विधानसभा उपचुनाव जो हुए हैं, कुल 10 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3, आम आदमी को तो कोई भी नहीं सीट मिली है, टीएमसी को 1 और जेएमएम को 1। वाकई ये जो तस्वीर बताती है वो क्या बताती है? क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता घटने का ये फायदा मिला है? हरिशंकर गुप्ता जी। नहीं, मध्य प्रदेश में और जहां पर कांग्रेस जीती है वहां पर आम आदमी पार्टी पहले से ही नहीं थी। इसमें तो कोई बात नहीं है कि कांग्रेस को उसका फायदा मिला है। कांग्रेस का अपना वर्चस्व है, कांग्रेस का अपना स्थान था देश की राजनीति में। आज भी सबसे बड़ी दिल्ली की बात कर लीजिए ना। दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं। दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी को 37% वोट मिला है, जो कि 2015 के अंदर यही वोट 9% था। तो इसको इस फर्क को क्यों नहीं समझना चाहते हम लोग? तो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता घटी है, तभी शायद आपकी पार्टी को तो फायदा मिला है। नहीं, मैं दूसरी स्टेट की बात कर रहा था। ये तो दिल्ली में निश्चित रूप से आम आदमी, तो पहले ही कहा है कि ये पार्टी तो कभी थी नहीं, ये तो एक मजाक था, ये तो पानी का बुलबुला था जो फट गया, खत्म हो गई बात। कभी क्योंकि इस पार्टी के खुद के नेताओं ने इस पार्टी के खुद के नेताओं ने इसको पार्टी की तरह से नहीं ट्रीट किया। हरिशंकर जी, मजाक में ही आप साफ हो गए। ये क्या आप मजाक समझ रहे हैं? आप तक सेकंड पोजीशन की लड़ाई एक बार मौका मिलता है ना। देखिए आज आपकी एक बार चढ़ती है, दोबारा तो चढ़ती।
दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नहीं होने वाला? आप तो मान रहे हैं ना कि आप दूसरे स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले में तो आपको नंबर ही नहीं कहीं आता। लगातार हम बढ़ रहे हैं। हाँ, लगातार हम बढ़ रहे हैं, 9% से 37% बढ़ते रहिए, तभी सेकंड पोजीशन पे आएंगे। पहली पोजीशन पे भी आएंगे, कहीं नीचे चले एमसीडी के चुनाव के अंदर पहली पोजीशन पे आएंगे, आप देखिएगा। देखिए हरिशंकर, आप कहीं पर भी नहीं रहेंगे। डर ये है कि ये कोई इंडिपेंडेंट लोग भी कांग्रेस से ज्यादा। ठीक है ब्रजेंद्र जी, तो एमसीडी चुनावों में आप कौन सी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे? नहीं, एमसीडी में तो हमारी एंट्री है ना, हम तो कभी एमसीडी का हिस्सा नहीं रहे ना। उपलब्धियां तो परफॉर्मेंस तो बीजेपी को दिखानी थी। नहीं, बीजेपी तो ने पहले ही परफॉर्मेंस तो दिल्ली में आपकी है ना, आपके लिए भी तो ये एक वर्चस्व की लड़ाई होगी ना। दिल्ली में सरकार है आपकी भाई, दिल्ली में सरकार है तो एमसीडी विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। 67 सीटें अब तक दिल्ली के चुनाव के इतिहास में किसी को नहीं मिली है। ये बहुत बड़ा दायित्व दिया है दिल्ली की जनता ने आपको। और अगर एमसीडी में अगर आपकी परफॉर्मेंस यही है जो राजौरी गार्डन में, तो क्या करेंगे? हमको तो अपनी पिछली परफॉर्मेंस को रिपीट करना है ना। कंटेस्ट तो इन लोगों को करना है। हमने तो पिछली परफॉर्मेंस ये कह के तो बचाव नहीं किया। नहीं, लेकिन पिछली परफॉर्मेंस के हवाले आगे आने वाले समय को तो नहीं दरकिनार कर सकते हैं ना। क्या हमने तो देखिए, कंटेस्ट तो इन लोगों को करना है। एक सीट देखिए, एमसीडी को बचाना तो भाजपा ने है, और वो तो पहले ही नकारा होकर चले गए। तो पूरी दिल्ली वोट करे ना, कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या होगा, तो शायद हो सकता है आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो। आगे आने वाले समय में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। स्वाति जी, हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे, क्योंकि भाजपा का जो अपना परफॉर्मेंस 5 साल ये 15 साल में जो रहा है, वो इससे बदतर कोई भी काम हो ही नहीं सकता। लगता नहीं है कि कोई ही नहीं सकता, और वो काम हमें, वही काम हमारे सर मरना जा रहा है। देखिए, भाजपा ने तो पहले ही समझ लिया है ना। तो मैं एक आम आदमी की तरह बोलूं, गिरे फिर भी टांग ऊपर है आपकी, गिरे और फिर भी टांग ऊपर है आपकी। इतना आप जो है टांग ऊपर होने का भी किसी को प्रसन्नता हो सकती है, गिरने पर टांग ऊपर। शुक्ला जी, आप तो अपने कैंडिडेट्स को पहले फेल करके बैठ गए, उनकी टिकटें काट के आपने एक्सेप्ट कर लिया कि दे वर परफॉर्मिंग बैडली। अरे मेरे भैया, आपके कैंडिडेट को जनता फेल कर दे रही है। आपने तो खुद ही अपने कैंडिडेट को फेल कर दिया। जब्त राजौरी, ये अमित शाह जी का फॉर्मूला है, टिकटें नहीं काटी। लेकिन जमानत जब्त है, मुख्यमंत्री गायब है, और सबसे बड़े आपराधिक और दीवानी मामलों के जो है अभियुक्त हैं, भ्रष्टाचार से लेके आपराधिक संलिप्तता उनकी जो है, वो फॉर्मूले तो किसी आधार पर 3.5 करोड़ का वकील रख रहे हैं आपराधिक संलिप्तता के मामलों में। टी.आर. रामचंद्र जी, देखिए, मेरे ख्याल में एमसीडी का बहुत महत्व है दिल्ली में। लेकिन क्या एक सीट वाकई आने वाले चुनाव का मूड तय करती है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, खैर एक सीट तो नहीं तय करती, बट जो हवा चली है प्रधानमंत्री के फेवर में, अगर वो इफेक्ट करेगी तो वो फिर एक झोंका बन के सब कुछ अपने साथ ले जाएगा। यूपी इज़ एन एग्जाम्पल एंड दैट इज़ नॉट अ फ्लैश इन द पैन। बट आखिरकार जब दिल्ली पहली बार वो हारे थे, तो वो इतनी कॉन्फिडेंस थी उनमें कि वो दिल्ली जीतेंगे, पर आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल पूरा सफाया कर दिया सबको, और बीजेपी को 3 सीट मिले, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अब दिक्कत ये है कि क्या इन रिवर्सेस के बाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब इसमें से कुछ सबक सीखेंगे, या वो अब भी यही सोचते हैं कि जो वो कह रहे हैं वही द लास्ट वर्ड है। अगर ऐसे रहेगा है कि अब तक जितना भी वो सोचते आए हैं, ऐसा ही लगता है कि वो जो सोचता है वो लास्ट वर्ड ही है। लेकिन बीएल गुप्ता जी, आप कह रहे थे कि आम आदमी की तरह आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, आम आदमी पार्टी की तरह तो नहीं कुछ कहना चाह रहे? नहीं मैडम, यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, मैं एक जनरल नागरिक की तरह बोल रहा हूँ मैं, कि यही मैं जो थोड़ी देर पहले आपसे बात कही थी कि मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे देश की राजनीति कहाँ तक गिर चुकी है। आज हर पार्टी वाला अपने आप को ये सोचता है कि वोट बैंक मेरा कैसे बना रहे, वो ये नहीं सोचता कि मेरे देश का भला कैसे हो, वो ये नहीं सोचता कि आम नागरिक का भला कैसे हो। जहाँ तक ये आम पार्टी की बात है, पार्टी जैसे बनी थी वो सिर्फ एक अन्ना हजारे के दम पे बनी थी, अदरवाइज पार्टी का कोई दम नहीं था। आप समझ सकती हैं कि जो आंदोलन अन्ना हजारे ने चलाया था, ये लोग उसके साथ जुड़े थे और उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया। और शायद मुझे यहाँ तक भी याद है कि अन्ना हजारे ने इनसे कहा भी था कि भाई पार्टी नहीं बनाई है, अगर पार्टी आप बनाएंगे तो मैं अलग रहूँगा। लेकिन इन्होंने पार्टी, क्योंकि इनका टारगेट जो था वो ये था कि हम राजनीति में आए किसी तरह से। तो ब्रजेंद्र, तो ये लेकिन नई पार्टी आ गई, अदरवाइज तो वैसे पार्टी थी कहाँ ये। ब्रजेंद्र मुदगल जी, अब क्योंकि 23 को अब चुनाव होने हैं एमसीडी के जी, अब किस मैनिफेस्टो के तहत पार्टी आगे बढ़ रही है? कैसे जनता की मुश्किलों को दूर किया जाएगा? अब तक जो वादे किए थे, चलिए वो आप तो कहे तमाम दिक्कतें उसमें,
अब किस दम पर आगे बढ़ेंगे आप? स्वाति जी, आप ये तो बताइए कि यहाँ दिल्ली की जनता की मुश्किलें हैं क्या? वो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं, आप बताइए ना, आप कौन सी आपको तो बेहतर पता हो। आप तो देखिए, यहाँ आप अगर कोई भी आप अगर मुझसे पूछेंगे जनता की मुश्किलें क्या है, तो आपको तो बेहतर शायद पता होना चाहिए। देखिए, कुछ भी नहीं है। देखिए, जो बेसिक जो चीजें हैं उसी को अगर आप ठीक ठाक कर लेते, जैसे कूड़े का ट्रांसपोर्टेशन है। आज देखिए, ये शर्म की बात है कि दिल्ली जैसे शहर में, मतलब जो इतने बड़े देश की राजधानी है, वहाँ ओपन में कूड़ा उठाया जाता है, कूड़े को ओपन में लोड किया जाता है। आज दुनिया के किसी भी शहर में इस तरह से कोई कूड़े की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है। आप छोटे से छोटी कंट्री के छोटे शहर में इस तरह नहीं होता है। तो वो ही मैनेजमेंट अगर आप कर लें तो दिल्ली की कितनी बीमारियां जो आए दिन, या डेंगू आए दिन सीजनल बीमारियां होती हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है। और आपको हैरानी होगी कि जो स्वच्छ भारत अभियान में एमसीडी जो फंड दिया गया था, वो भी ये लोग यूज़ नहीं कर पाए। तो इनके पास अभी तक जो एमसीडी चल रही थी, इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इन्होंने कोई इनोवेटिव, यस, इस सिस्टम को सबसे पहले इसको बंद करना पड़ेगा। हमें डोर टू डोर कलेक्शन का कोई अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक। और उसके अलावा जो डंपिंग है वो ओपन में की जाती है। जो आप जगह जगह देखते हैं, कूड़ा उठा के लोग जो शहर के, मतलब कॉलोनीज के बाहर जो हम डस्टबिन बनाते हैं, जो क्वार्टर डस्टबिन, ठीक है। अब लंबे चौड़े अपने प्लान कहते हैं प्रेम शुक्ला जी, इनका तो लंबा चौड़ा नहीं है ये प्लान। ये प्लान अगर फेल हो गया आपके पास तो कभी नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सारे फंड्स ऐसे कैसे ही पड़े हुए हैं। देखिए, दरअसल क्या है, केजरीवाल जी की पार्टी दिल्ली में कूड़ा होने को है। जिस तरह से जमानत जब्त हुई तो व्यक्ति राजनीति के विश्लेषण में हुआ कि इसका कूड़ा हो गया, तो अब कूड़े को किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाए, इस पर इनकी चिंता है। कूड़े के संदर्भ में, दिल्ली के कूड़े के संदर्भ में आधे घंटे का मैं व्याख्यान दे सकता हूँ, उपलब्धियां गिना सकता हूँ, लेकिन आप जो, अरे आपकी उपलब्धि सारे लोग देख रहे हैं, कहाँ गिनाएंगे आप पर से गिनाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जैसे गिनाने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्ला जी, लोग देख रहे हैं। आप कहीं आप घर से बाहर निकल के पूछ लीजिएगा कि यहाँ कोई अधिकार नहीं, जिस तरह से लूट मचा रखी है। कल एमसीडी में आके कोई अधिकार नहीं और कचरा फैलाओ, तो ये जनता जानती है। जनता को पता है कि केजरीवाल जी नाम का जो राजनीतिक कूड़ा है वो अब जो है पंजाब से फेंक दिया गया, वो गोवा से फेंक दिया गया, वो काशी से फेंक दिया गया, अब दिल्ली से भी फेंक दो। तो आप जिम्मेदार थे उसके क्या? समर्थक हैं, आपको उनके जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं है। उनके जिम्मेदार पदाधिकारी तो चैनलों पर फेस करने से भी डरते हैं। अरे आप अपनी परफॉर्मेंस बताइए ना, दूसरे का गिनाते रहते हैं। आपके पास अपना एक भी कोई चीज है बताने की। और आज उन्हें हरकतें जो की है, उनकी हरकतों ने राशन कार्ड बनाया। अरे आप अपनी बात करिए ना, आपने किया क्या एमसीडी में, वो गिनाइए। नकली सर्टिफिकेट, आपराधिक मामले, अपराधियों को पालना, आपने राज्य सरकार, अब दिल्ली पुलिस का भी काम करेंगे जिस तरह के आपको एंटी औरत पार्टी बना दी। अरे स्वाति जी, इनको बोलिए कि मुद्दे पे आए। जी प्रेम शुक्ला जी, आपके अधिकार तो केजरीवाल जी कृपा करके बताएं, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कार्यालय। अरे केजरीवाल जी की बात नहीं हो रही है, एमसीडी की बात हो रही है। एमसीडी का बताइए, आपने किया क्या है? एक मुख्यमंत्री क्यों नहीं, आप एमसीडी का बताइए ना, आपने किया क्या है इन सालों में? और केजरीवाल जी का ही चेहरा, हमारे तो अभी 2 साल हुए। देखिए, आप एमसीडी में जो 3 टर्म से काबिज हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस बताइए, आपने किया क्या है? बताइए ना आप। अरे ज्ञानी, अपने क्लेम बताइए, अपना आकलन कीजिए। ब्रजेंद्र जी कह रहे हैं कि उनके सिर्फ 2 साल हुए हैं, उनकी पार्टी अभी बहुत नई है, काफी दिक्कत है। आप जो एमसीडी के अंदर बैठे हैं 15 साल से, आप अपनी कोई उपलब्धि बता दीजिए। दिशा बदलने में, लेकिन ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जी प्रेम शुक्ला जी, ठीक है। रामचंद्रन जी, आपसे समझना चाहिए। कभी पंजाब चले जाते हैं, कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर करते हैं, इधर उधर की ना बात करिए। बता कि कारवां कैसे पंजाब इधर उधर तो केजरीवाल जी चले जाते हैं ना। ये अपनी बात भी कर रहे हैं। ये पंजाब डिस्कस हो रहा है, पंजाब के इलेक्शन होकर खत्म हुए। ये जब इनके पास मुद्दे की बात नहीं होती तो बात को इधर उधर फैलाते हैं। झाड़ू से साफ क्यों कर दिया? ठीक है, हम झाड़ू से साफ होंगे। रामचंद्रन जी, थोड़ी हकीकत समझ लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू आप समझना चाहेंगे। अगर आज की तारीख में दिल्ली में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, एमसीडी की तो हम बात करें, लेकिन अगर एक मूड समझने की बात करें तो आपको क्या लगता है स्थिति क्या होगी? देखिए, इस वक्त उस पर कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मूड अभी इस तरह नहीं बनी है कि इस असेंबली सीट के बाद, राजौरी के बाद
पूरा जो हवा है वो बीजेपी की तरफ मुड़ गई और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस उन्हीं को जाएगी। काफ़ी सालों से वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में हैं। हम ये ना भूलें कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की अहमियत कुछ अलग है दिल्ली के सिटीजनरी के लिए। अब जो निभाना चाहिए था वो तो बीजेपी ने किया नहीं। हम ये भी ना भूलें कि मुंबई में मुंबई बृहन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो बनता है वो लोग, हर आदमी शिवसेना से या और कहीं से उसका मेंबर ज़रूर बनना चाहता है, क्योंकि वो उसकी एनुअल बजट है 40,000 करोड़। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी या जितनी 4-5 कमेटीज़ हैं दिल्ली में, दिल्ली कोई छोटा शहर तो नहीं है, उनकी भी बजट आप लेंगे तो 25-30 हज़ार से कम नहीं होगा। ठीक है, तो आखिरकार काम क्या हुआ है ऑन द ग्राउंड? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पिछले 5 साल में, गिना दीजिए कि क्या हुआ है वहां पर। बल्कि सिचुएशन हैज गॉन फ्रॉम बैक टू वर्ड्स। तो कोई इंप्रूवमेंट मुझको तो नहीं। ठीक है, हरिशंकर जी, आपको क्या लगता है अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या स्थिति होगी? देखिए, मैं आपको वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। आज दिल्ली के अंदर 21 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े बड़े शहरों के अंदर होती है, उनका सर्वे किया गया, जिसमें यह पाया गया कि नीचे से 6ठे नंबर पर दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और मुंबई की कॉर्पोरेशन नंबर 1 है। तो प्रेम शुक्ला जी बड़ी बड़ी बातें ना करें, वही वाली बात है, जी ठीक कहा इन्होंने। अभी इधर उधर की बात मत करो, आप सिर्फ मुद्दे की बात करो कि एमसीडी के 10 साल में आपकी क्या उपलब्धि रही है। और यह मान लिया जाना चाहिए कि आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए आपने 150 अपने पार्षदों का टिकट काट दिया। और इसमें भी बेईमानी की इन लोगों ने। जिन पार्षदों का टिकट काटा दिया भी उन्हीं के लोगों को है, बैकडोर से टिकट दिया है। आप ज्यादा मत रुकिए, सुनिए, दूसरे को सुनने की कोशिश कीजिए। बैकडोर से टिकट दिया उन लोगों को, उनके कहने से टिकट दिया है। तो एमसीडी की परफॉर्मेंस 0 थी इनकी, इनके सारे पार्षद भ्रष्ट थे, सारे पार्षद इनके चोर थे, इस कारण से इन्होंने टिकट काटा। 150 लोगों का टिकट काटा प्रेम शुक्ला जी आपने। आपको अपने गिरबान में जाकर देखना पड़ेगा। एक को सिद्ध करके दिखाएं। आप अपने गिरबान में जाकर देखिए, पहले करके दिखाएं। आप अपने गिरबान में जाकर देखिए, कोई चोर दिखाई इधर उधर की बात मत करिए। तो आपने शौक में टोटल 10 साल में इतना भ्रष्टाचार दिल्ली की एमसीडी के अंदर हुआ है, शायद ही कहीं पर हुआ हो। पूरे देश के अंदर आप लोग एमसीडी को जो है जवाबदेही तय कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब ये कह रहे हैं। और आज अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए फिर मोदी को मस्कट बना के दिल्ली में लेकर आएंगे। चुनाव अगर लड़ना था तो ईमानदारी से लड़ते। जिन लोगों ने एमसीडी में राज किया उनको सामने लेकर आते आप, बिल्कुल उनको नेता बना के चुनाव लेके आते। आप मोदी को फिर मस्कट बना के लेके आए। वो जवाब थे ना, कब तक मोदी को मस्कट बना के लोगों उनको जवाब देना था। वो हारना के बारे में मालूम नहीं है जो तैयार है जी, आप दिल्ली के लगते ही नहीं है मेरे को। और आपसे हम पूछेंगे, आपको दिल्ली के बारे में मालूम नहीं है, आपको तो वक्ता के रूप में बता दिया गया। हरिशंकर जी, आपके पास कोई लीडर है जो जिसको आगे बढ़कर आप चलेंगे? कम से कम क्यों लीडर नहीं, 10 लीडर हमारे पास दिल्ली के अंदर। एक नाम के गिना दीजिए जिसके दम पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अजय माकन हमारे लीडर है दिल्ली के, अजय माकन दिल्ली के लीडर है और अनडिस्प्यूटेड लीडर दिल्ली के हैं। आज दिल्ली के अंदर नेतृत्व के अंदर नंबर 1 आदमी है तो श्री अजय माकन है, इसमें कौन इनकार कर सकता है? वो आदमी ने दिल्ली के अंदर मूल चूल परिवर्तन किया है। वो दिल्ली में डिस्कॉम्स लेकर आए, दिल्ली के अंदर सीएनजी लेकर आए। वो आदमी आज दिल्ली के लोग, करोड़ों लोगों से लाभ हो रहा है। इस बात में कौन डिस्प्यूट कर सकता है? अजय माकन इज द सोल लीडर इन दिल्ली। प्रेम शुक्ला जी, बहुत उपलब्धियां गिना, आपके पास तो कोई लीडर ही नहीं है। आप मनोज तिवारी की तारीफ कर रहे हैं। मनोज तिवारी को आए दिन कितने हुए हैं, पता ना, बीजेपी का अध्यक्ष बने हुए। अजय माकन सीएनजी के शोध करता है और उन्होंने जो है सीएनजी जो है दिल्ली पर उपकार स्वरूप लाई दी है, इनका दावा है। दिल्ली में पिछले जब से भारतीय जनता, आप लेकर आए थे क्या दिल्ली में? और जो हमारी एमसीडी ने काम किया, कांग्रेस से तुलनात्मक। ये कहिए कि हमारी एमसीडी जो भ्रष्ट है, टेलीफोन राजीव गांधी ले आए थे, आपकी एमसीडी भ्रष्ट है शुक्ला जी। अब जो एमसीडी बनेगी वो भ्रष्ट नहीं होगी, उसमें हम आएंगे। हवाई दावे जो है, हवाई दावे कर रहे हैं हम लोग। हवाई दावे जनता जानती है, जनता तो सब जानती है। 150 लोगों का टिकट काट दिया आपने, जनता सब जानती थी। 150 लोगों का टिकट कटवा के बैठे हैं, शासन किया। जनता क्या जानेगी इसके अंदर? गांधी ने आपातकाल लगाया था। शुक्ला जी नहीं, बातें करने से नहीं होता है। शुक्ला जी, आप देखिए, जिन लोगों को जनता के बीच जाके अपनी परफॉर्मेंस को गिनाना था, उनको तो आपने घर बिठा दिया। नष्ट करने का प्रयास वो सारा दिखा। अभी 150 लोगों के बीच में लेकर जाते हैं तो मालूम पड़ता, पता लगता है क्या जानती है, कितना नहीं जानती है। इसलिए हमारे पास नए चेहरे और कार्यकर्ता हैं। आप 10 बदल देते। क्या कार्यकर्ता आपके पास में है? 20 साल हो गए दिल्ली सरकार से बाहर हैं आप। हमारे पास 20 साल से दिल्ली सरकार से बाहर हैं आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं? आप किन कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं आप? शुक्ला जी 20 साल से दिल्ली से बाहर हैं आप, दिल्ली सरकार से। 15 साल कांग्रेस रही है, 5 साल अब आप पार्टी को नंबर पे आए हो जाएंगे अब।
दूसरे नंबर पे आए हो। नहीं अभी 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 घर बैठेंगे आप, एमसीडी से घर बैठेंगे। राहुल बात एमसीडी में आपको कुछ नहीं होने वाला है हरिशंकर जी, लेकिन 10 साल से तो आप भी दिल्ली में थे, तभी एमसीडी आपके पास थी, अभी तो दूसरे नंबर पे। देखिए एमसीडी में हमने भी काम किया है, और एमसीडी में बीजेपी विपक्ष, बीजेपी की पार्टी थी, लेकिन हमने दिल्ली सरकार में रहते हुए भी एमसीडी को कोऑपरेट किया हमेशा। हमने कभी भी एमसीडी के काम में बाधा नहीं डाली है, ये जिम्मेदारी का काम था हम लोगों का। और इनको तो 20 साल हो गए दिल्ली सरकार से बाहर, कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। कौन से कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं आप? उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं जो 150 लोग थे, जो इनको चोर समझ कर निकाल दिया आपकी पार्टी ने। ऐसे कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं आप? 150 लोगों को पार्टी ने चोर बनाकर निकाल दिया, भ्रष्ट साबित करके निकाल दिया, उनकी बात कर रहे हैं आप किसी का टिकट काटते उसको चोर समझते हैं, तो आपने तो समझा है ना? टिकट काटते चोर समझते हैं, आपने समझा है? आप किसी टिकट काटते चोर समझते हैं, आप तो समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं ना? टिकट ही भ्रष्टाचार है। शुक्ला जी अगर वो भ्रष्टाचार के आधार पर लायक थे, श्रीमती सोनिया गांधी के खजाने में कितना डालेगा? सर्विस की थी तो उनको ब्रजेंद्र जी यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस के साथ होकर अब प्रेम शुक्ला जी सवाल कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, आपका हक बनता है सवाल करने का, लेकिन आप बताइए देखिए शुक्ला जी जो झापड़ मार रहे हैं, पैसा मांग रहे थे, संजय सिंह को थप्पड़ मारकर भूल जा रहे हैं। तो ये तो संजय सिंह को थप्पड़ मारा गया, बड़ा सम्मान हुआ। इसी तरह की बात उठा, संजय सिंह टिकट बांट रहे तो थप्पड़ खाए। बीएल गुप्ता जी, क्या ये सिर्फ आज की बात है? ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, क्यों हर पार्टी कह जाती है कि जो हारती है वो बस इसका ठीकरा फोड़ देती है ईवीएम पर कि भाई उनकी उपलब्धि नहीं है तो ईवीएम की गलती है? स्वाति जी मैं वही तो आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अब जैसे हम देख रहे हैं कि इस तरह से लड़ रहे हैं आपस में। ये देश के लिए सोचो भाई, क्यों अपनी अपनी सोचते हो? क्यों ऐसा सोचते हो कि ये जो कुछ है जब इन्होंने, अरे अपने गृहवान में झांक के देखो हमने क्या कमियां की हैं, दूसरे को आरोप लगाते रहते हो। ये सभी का रवैया है, कोई एक ऐसा नहीं है जो सही बात कह सके। जहां तक ईवीएम का सवाल है तो ये तो बिल्कुल ही निराधार बात है कि ईवीएम में कोई गलती हो सकती है। ठीक है ठीक है, ईवीएम में तो सवाल ही नहीं है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ इस बात को। और अभी भी चुनाव आयोग ने भी इस चीज को चैलेंज किया है। आप आइए, अभी मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते की बात है जब केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमें 72 घंटे दीजिए, मैं 72 घंटे में करके दिखा दूंगा। ठीक है, मैं 72 घंटे नहीं, मैं दावा करता हूं मैं 150 घंटे देता हूं, आप करके दिखा दीजिए मुझे। ठीक है, तो ये चुनौती डेफिनेटली बीएल गुप्ता और चुनाव आयोग भी कहता है, वही कह रहा हूं, कह रहा है कि चुनौती देते हैं, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं ये चुनौती एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। आइए एक्सेप्ट कीजिए, करके दिखाइए। लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी आप दावा करें कि एमसीडी में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनेगी, दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी हो सकती है? दूसरे नंबर पर कह रहे हैं आप? दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी होगी? दूसरे नंबर पे कोई पार्टी रहे, हमें से क्या लेना देना है जी? हमारी पार्टी नंबर 1 रहेगी एमसीडी में, हमारी पार्टी नंबर 1 रहेगी एमसीडी में। ट्रेंड बिल्कुल बता रहे हैं, जिस पार्टी ने अपने पार्षदों को 150 लोगों को टिकट ये कह के काट दे के भ्रष्ट थे, इनको साफ करना चाहते हैं, वो पार्टी जीत का दावा। ब्रजेंद्र मुदगिल जी, अब बताइए कि अब केजरीवाल जी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है एमसीडी के लिए? वो कुछ प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं? अभी तो देखिए, अभी तो चुनाव है, आप प्लान ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं। पहले तो दो पार्टीज अपना देख ले कहाँ ये खड़े हैं आज। ये तो दोनों में दोनों की हमारे खड़े होने की बात छोड़ दीजिए, हम तो बिल्कुल मजबूत पायदान पे खड़े हुए हैं। देखिए एमसी, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो कहीं पीछे नहीं जा रहे हैं। हाँ, बढ़िए बढ़िए, आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप सेकंड नंबर पे आ जाए। ठीक है, जनता का मूड समझने के लिए जनता के बीच से ही जानते हैं कि वो क्या समझता है। हमने जनता से ही जाना कि क्या एमसीडी में चलेगी मोदी लहर। इसमें जी बिजनेस के पोल में 90% लोगों ने बोला हाँ, 10% लोगों ने बोला ना। इस पर सबसे पहले हरिशंकर गुप्ता जी बताइए। पता नहीं मैडम कौन सा पोल है ये। हमारी समझ से तो बाहर है कि दिल्ली के अंदर 90% लोगों ने ये कहा कि जिस एमसीडी में बीजेपी का 10 साल राज रहा और चोर कहकर निकाल दिए गए, उसमें ये अगर मतलब 90% लोगों ने आज भी कहा। ये तो यूपी जैसा हाल हो गया। आप तो वहां पर भी नकार रहे थे। नहीं, तो हम तो आज भी दिल्ली में कह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि जो जनता कह रही है वो गलत है, आप बिल्कुल सही हैं। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं मैडम। दिल्ली में ये जो पोल आपका है, ये गलत है पोल आपका। ये सरासर गलत हो सकता है। बिल्कुल गलत पोल है। सवाल उठाते हैं, पोल पे सवाल उठाते हैं। जीटीवी में ऐसा पोल ना, जीटीवी में बीजेपी के पक्ष में ऐसा पोल आए, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। आश्चर्य की बात होनी चाहिए क्योंकि ये बात आपकी तरफ से आ रही है और आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो पोल के नतीजे तो आप बता रही हैं। प्रेम शुक्ला जी जी, नहीं, साफ संकेत है कि वहां भारतीय जनता पार्टी आ रही है। दूसरे की लड़ाई पर बहुत प्रसन्न हो जा रहे हैं और तीसरे जो है खुद ही कह रहे कि हम सो गए हैं। तो एमसीडी बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
एमसीडी स्मार्ट सिटी कमाल हो गया भाई। मापदंडों पर आप एमसीडी में भी नरेंद्र मोदी को लेकर गए हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है इसके नीचे। ये लुटेरे जो है जिन्होंने दामाद जी को गिफ्ट कर दिया, उन्होंने अपने साले जी को गिफ्ट कर दिया। एमसीडी में किस बात का देखना है, परफॉर्मेंस देखनी है। शुंगलू कमेटी कहती है कि चोर जो है कौन है, शीला दीक्षित चोर थी, ये कौन कहते थे, केजरीवाल 15 साल सरकार में रही है, चोर है, सिद्ध है, 15 साल सरकार में रही है शीला दीक्षित, एक साल ठीक है। लेकिन आज जो हमने एक बानगी देखी है जिसमें बीजेपी को कुल 10 में से जो मैक्सिमम सीट्स मिली हैं उपचुनाव में, उससे साफ हो जाता है कि आने वाले एमसीडी चुनावों में हो सकता है कि लहर बीजेपी की तरफ जाए, किसी और पार्टी की तरफ, इस पर नजर तो। लेकिन फिलहाल जो जनता ने हमें अपने पोल में नतीजे दिखाए हैं वो ये है कि हाँ, जरूरी है कि यहाँ पर एक मोदी लहर देखने को मिली है। क्या नतीजे आते हैं इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल तमाम मेहमानों का हमारे साथ बिग स्टोरी बिग डिबेट में जुड़ने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए।